सवाल कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो इर्रेगुलर पीरियड, हेयर फॉल, एक्ने, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम सिर्फ को फेस कर रहे हो? अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे चैट बॉक्स में बताएं। आप अपने जवाब मुझे चैट बॉक्स में भेज सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे तो मैं आपको अकॉर्डिंगली गाइड कर पाऊंगी। पीसीओएस क्या है? पीसीओएस को अगर एक नॉर्मल सी बात की तरह समझे, एक साधारण भाषा में समझे, तो पीसीओएस को अगर हम इसकी वर्ड टू वर्ड समझे तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये इसका टेक्निकल टर्म है। बट अगर इसको आप साधारण भाषा में समझो तो ये होगा कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो कि एक साथ एक सिंक में काम करने चाहिए थे, वो अब एक सिंक में काम नहीं कर रहे। हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है बॉडी में, उसकी वजह से हर बॉडी के ऑर्गन का ट्यूनिंग बदल गया है। जो ऑर्गन्स पहले एक सिंक में काम करते थे, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी, वो अब उस बैलेंस में काम नहीं कर रहे। अगर एक नॉर्मल से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो जैसे एक ऑर्केस्ट्रा होता है, वो उसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, लेकिन क्या वो सारे इंस्ट्रूमेंट अलग अलग ट्यून पे बजते हैं? ऐसा नहीं होता ना। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एक ही ट्यून पर बजते हैं, तभी एक अच्छी धुन बनती है। बिल्कुल उसी तरीके से जब हमारे ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के सिग्नल्स एक एक ताल में, एक ट्यून पर चलते हैं, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो नेचुरली ही हील होती चली जाती है और हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन अगर उनकी ट्यूनिंग बदल जाए तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है। और पीसीओएस में बिल्कुल यही होता है। पीसीओएस में हमारे बॉडी के ऑर्गन्स का आपस में तालमेल बिगड़ जाता है। अगर एक ऑर्गन सही समय पे सही काम कर रहा है तो दूसरा उसको इंटरप्ट करने लगता है, और इस वजह से क्या होता है? पीरियड्स इरेगुलर होने लग जाते हैं, एक्ने और हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो जाता है, वेट बढ़ने लग जाता है, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, फेशियल हेयर बढ़ने लग जाते हैं, और बहुत सारी फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होने लग जाते हैं, जिनको कि ज्यादातर हम इग्नोर कर देते हैं कि पेट में दर्द होना या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होना तो एक आम बात है। 10 में से 9 फीमेल या 8 फीमेल को तो होता ही है, तो ये सभी को होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो सबको होता है वो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसा नहीं है, जो सबको होता है वो प्रॉब्लम ना हो, ऐसा नहीं है। अब इसके पीछे के रूट कॉजेस क्या हैं? अगर हम रूट कॉजेस की बात करें तो जो सबसे बड़ा रूट कॉज है पीसीओएस को क्रिएट करने का, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है? हमने जो भी शुगर खाया है या जो भी हम कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कर रहे हैं, वो बॉडी में प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पा रहा, बॉडी उसको यूज नहीं कर पा रही, बल्कि उसके अगेंस्ट में वो हमें सिम्टम दे रही है, हेयर फॉल जैसे, एक्ने जैसे, वेट गेन जैसे। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस सबसे बड़ा की फैक्टर है। दूसरा है स्ट्रेस और कॉर्टिसोल का इम्बैलेंस। स्ट्रेस जैसे कि हम आम भाषा में बोलते हैं, और कॉर्टिसोल एक टेक्निकल टर्म हो गया क्योंकि एक हार्मोन का नाम है। ये हार्मोन बॉडी में तभी रिलीज होता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। कॉर्टिसोल के साथ साथ एक और हार्मोन भी होता है जिसको हम कहते हैं एपिनेफ्रिन हार्मोन। ये हार्मोन तब सिक्रीट होता है जब हमें किसी चीज का डर हो। और जो फीमेल्स अपनी हेल्थ को लेके या अपने सिम्टम्स को लेके बहुत ज्यादा डरी हुई रहती हैं, उनमें कॉर्टिसोल के साथ साथ एपिनेफ्रिन हार्मोन भी सिक्रीट होता है। और ऐसे में क्या होता है कि बॉडी हमेशा फाइट मोड में रहती है। फाइट मोड में रहने की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, बॉडी हर चीज पे अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। जो आप खाओगे वो प्रॉपरली एसिमिलेट नहीं होगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। आपको जो खा रहे हो उसका कैलोरी तो मिल जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन में डेफिशिएट होने की वजह से आपका आयरन इम्बैलेंस होगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे और पीरियड होने स्टार्ट हो जाएंगे। हार्मोन्स का इम्बैलेंस सबसे बड़ा रीजन इसी वजह से माना जाता है क्योंकि हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए तो फिर उसके बाद में आपको पीसीओएस के प्रॉपर सारे सिम्टम्स, यानी कि एक्ने, हेयर फॉल,
सेकेंडरी हेयर ग्रोथ, जो फेशियल हेयर जिनको हम कहते हैं, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसमें जो सबसे बड़ा की फैक्टर आता है वो आता है हमारी पुअर डाइट और इनएक्टिव लाइफस्टाइल। ऐसा नहीं है कि हम लोग खराब खाना खा रहे हैं या हम हेल्दी खाना नहीं खा रहे। आप में से बहुत सारी फीमेल्स ऐसी होंगी जो बहुत अच्छा खाना खाती होंगी, लेकिन क्या हम सही खाना खा रहे हैं? हर हेल्दी खाना हर इंसान के लिए हेल्दी नहीं होता है। आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फूड चुनना होता है। अगर आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग फूड चुनोगे तभी वो आपके लिए हेल्दी होगा, आपको वो हेल्प करेगा आपकी प्रॉब्लम को ठीक करने में। अगर हम हेल्दी खाना यानी कि जो हमारे लिए राइट है उसको राइट टाइम पे खाएं, अपनी लाइफस्टाइल को एकदम एक्टिव रखें, यानी कि कहीं ना कोई एक ऐसा पर्पस ढूंढे जिसमें हम एक्टिव हो, चाहे वो योगा हो, वॉक हो, जिम हो, कोई भी एक ऐसी चीज हो, तो हमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमारी ये छोटी छोटी जो डेली हैबिट्स है ना, जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा काम करती है हमारी हेल्थ के ऊपर। हमें लगता है क्या ही होगा अगर मैं डेस्क से उठ के एक बार चक्कर काट के आ जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ऐसा नहीं होता है। आपका वो छोटा सा एक बार उठना और एक बार चक्कर मार के आना आपकी बॉडी में इंसुलिन के स्पाइक को कंट्रोल कर देता है। एक बार इंसुलिन आपकी पूरी बॉडी में तुरंत से ट्रिगर होता है और बॉडी को एक 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 क्या बोलूं मैं आपको, एक कैटालिस्ट की तरह काम कर देता है कि आपकी बॉडी में जो इंसुलिन जहां जहां पहुंचना चाहिए था वो पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि अभी आप 2 मिनट के लिए ही सही आपने अपने लिए टाइम निकाला, आप एक्टिव मोड में आए, आपकी बॉडी को सिग्नल मिला कि ये पर्सन एक्टिव है, हमें कैलोरी यूटिलाइज करनी है, तो इंसुलिन वो काम करेगा। तो ये जो छोटी छोटी हैबिट्स है ना, ये आपको बहुत हेल्प करती है। आप में से कितने लोग हैं जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल में रहते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, जिनका डेस्क जॉब है? मुझे आप हैंड रेज करके या फिर चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स बताऊंगी कि आप अपने आप को कैसे एक्टिव कर सकते हो। थैंक यू करीना, थैंक यू राम्या। देखिए क्या होता है कि जैसे हम डेस्क जॉब में हैं, ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, उठ के जाना या फिर उसको छोड़ करके एक्टिव मोड में आना या अपने लिए टाइम निकालना वॉक के लिए, योगा के लिए। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं, डेस्क जॉब कर रहे हैं, एटलीस्ट हाफ एन आवर नहीं तो 1 आवर में 2 मिनट के लिए उठिए और कुछ नहीं तो एक छोटा सा चक्कर मार गया, ये आसपास में सबसे मिल लीजिए। अगर आप किसी ऑफिस में हैं, अगर आप ऐसा नहीं है तो आप अपने घर में ही, अगर आप वर्क फ्रॉम होम पे हैं तो एक चक्कर मार लीजिए, वॉशरूम यूज करके आइए। ऐसा करने से आपकी बॉडी थोड़ी सी देर के लिए एक्टिव मोड में आएगी। पानी की बोतल को हो सके तो थोड़ा सा अपने से दूर रखिए ताकि आपको उठ के उसको लेना पड़े, उस वजह से भी आप उठ पाओगे। बट अगर इस केस में ऐसा हो कि दूर रखने की वजह से आप पानी ही नहीं पी रहे हो तो वो गलत हो जाएगा, वो नहीं करना है। पानी पीना है टाइम टू टाइम, लेकिन अपने आप को एक्टिव करने के लिए हमें छोटे छोटे तरीके निकालने पड़ेंगे कि मुझे कैसे उस चीज के लिए एफर्ट करने हैं और कैसे अपने आप को एक्टिव करना है। अगर आप अपने स्टेप्स का ध्यान दो, आप ये कोशिश कर रहे हो कि हर 1 घंटे में और कुछ नहीं तो मैं कम से कम 50 स्टेप तो चल लूं, तो नाना करते भी आप शाम तक आते आते 7 से 8 घंटे के अंदर कम से कम 3,500 से 4,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे और आपको फील भी नहीं होगा। और 40-50 स्टेप्स कुछ भी नहीं होते, आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कब 3,500-4,000 स्टेप कवर कर लिए। अगर अब हम ये समझें कि पीसीओएस और पीसीओडी क्या सेम है क्या? अगर जैसे जनरली कुछ डॉक्टर्स कह देते हैं आपको पीसीओडी है, कुछ कहते हैं आपको पीसीओएस है, तो हमें यही नहीं समझ में आता मुझे पीसीओडी है या मुझे पीसीओएस है, आखिर इनमें फर्क क्या है? देखिए, इनमें अगर टेक्निकली देखा जाए तो इनमें फर्क है। नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो ये एक ही प्रॉब्लम की इनिशियल और लेटर ऑन स्टेज है। पीसीओडी जो है वो एक इनिशियल स्टेज है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ओवरी पे आपकी प्रॉब्लम का इम्पैक्ट आता है, यानी कि आपकी ओवरी में अभी जो है बहुत सारे ओवा इमेच्योर हैं जो सिस्ट की तरह पड़े हैं और वो कोई फंक्शनल रोल प्ले नहीं कर रहे। इस कंडीशन को हम कह देते हैं पीसीओडी।
इस कंडीशन को लेस सीवियर माना जाता है और ये इजीली मैनेजेबल है। हम इसको बहुत आसानी से सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करके मैनेज कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। बट पीसीओएस वो एक एडवांस कंडीशन है। वो कंडीशन कब आएगी? जब आपने पीसीओडी पे ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, छोटे छोटे सिम्टम्स थे जिन पे आपने बिल्कुल भी गौर नहीं किया। तो पीसीओएस क्या है? वो एक एडवांस स्टेज है। इस स्टेज में क्या होता है कि हमारी बॉडी का पूरा ट्यूनिंग बदल जाता है। जैसे मैंने पहले आपको समझाया, ऑर्गन्स के सिग्नल एक दूसरे के लिए बदल जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपको हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट आने लगता है। पहले सिर्फ आपकी ओवरी इन्वॉल्व थी, अब आपकी थायराइड ग्लैंड, आपका पैनक्रियाज, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, आपकी गट, सब इन्वॉल्व है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी पे सिर्फ एक सिग्नल नहीं आता कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हुए हैं। आप आएंगे सिम्टम की हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, एक्ने स्टार्ट हो गया, फेशियल हेयर स्टार्ट हो गया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मूड स्विंग्स स्टार्ट हो गए और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स स्टार्ट हो गए। इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसलिए भी हम मानते हैं क्योंकि आपके लाइफस्टाइल से बहुत ज्यादा लिंक्ड है और बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से काम करती है। अगर हम एक ग्लैंड को मैनेज करना स्टार्ट करते हैं तो दूसरी ग्लैंड हमें उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि जो चीजें एक चीज को ठीक कर रही है वो दूसरी चीज को परेशान कर रही है। तो ऐसे में ये जो कंडीशन है, इसीलिए इसको पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम नाम दिया। नॉट डिजीज, इट्स अ सिंड्रोम। सिंड्रोम की कंडीशन में आपकी एक से ज्यादा ग्लैंड्स इन्वॉल्व हो जाती हैं और यहाँ पे मैनेजमेंट डिफिकल्ट हो गया। तो इसलिए अब क्या जरूरी है कि हम अर्ली अवेयरनेस दिखाएं। अर्ली अवेयरनेस होगी तो हम बेटर कंट्रोल कर पाएंगे, इजीली कंट्रोल कर पाएंगे, आपका डॉक्टर आपके बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर पाएगा। तो क्या ऐसा है कि पीसीओएस हो गया तो अब ठीक नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पीसीओएस है, एडवांस स्टेज है, हम इसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और धीरे धीरे इस पे काम करके हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिवर्सिबल नहीं है, आयुर्वेदा के साथ ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है। हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन हमें अब टाइम ज्यादा लगेगा। होप यहाँ तक आप लोगों को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अगर किसी को भी कोई भी सवाल है तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इस सेशन के एंड में हम आपके सारे सवालों को एड्रेस करने की कोशिश करूंगी वन बाय वन। पीसीओएस और पीसीओडी को लेके कुछ मत रहते हैं हम लोगों के बीच में, जिनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे मिथ बर्स्ट करना चाहूंगी कि फैक्ट्स क्या है वो आप लोगों को बताना चाहूंगी। जैसे सबसे बड़ा मिथ है कि सिर्फ ये एक पीरियड का इशू है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी पीसीओडी की या पीसीओएस की फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं, उनको पीरियड्स का इशू नहीं होता है, लेकिन स्टिल उनको पीसीओएस होता है, उनके हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो ये सिर्फ पीरियड का इशू नहीं है, ये आपके पूरे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करता है। सेकंड मिथ है ट्रीटेबल ओनली थ्रू मेडिसिन, कि सिर्फ मेडिसिन ही हैं जो कि पीसीओएस या पीसीओडी को ट्रीट कर सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे जरूरी जो चेंज है वो है आपकी लाइफस्टाइल का चेंज। आपकी लाइफस्टाइल करेक्ट होगी तभी आप पीसीओडी या पीसीओएस को मैनेज कर पाओगे। सिर्फ मेडिसिन कुछ नहीं कर सकती, मेडिसिन एक सपोर्टिव रोल प्ले करेंगी, मेन काम करेगा आपका लाइफस्टाइल। थर्ड मिथ है कि पीसीओएस एक परमानेंट कंडीशन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, पीसीओएस एक परमानेंट कंडीशन नहीं है। इसको हम ठीक कर सकते हैं करेक्ट लाइफस्टाइल के साथ में, राइट गाइडेंस के साथ में और ठीक समय पे ठीक सपोर्ट के साथ में। अगर हम इसको ठीक टाइम पे पहचाने तो इजीली कर पाएंगे, लेटर ऑन पहचाने थोड़ा सा टाइम लगेगा। Ma'am, you are on mute. मैम यूर ऑन म्यूट। आई एम सो सॉरी। कहाँ से ये स्टार्ट हुआ म्यूट? Just 20 seconds, I think. ओके ओके। तो मैं बता रही थी कि पीसीओएस परमानेंट कंडीशन नहीं है, हम इसको करेक्ट लाइफस्टाइल, राइट गाइडेंस से ठीक कर सकते हैं। और इस कंडीशन में अगर आपको राइट टाइम पे राइट सपोर्ट मिले तो हम इसको इजीली मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा, पीसीओएस एक लेटर ऑन कंडीशन है, डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं। वेट गेन इज द ओनली सिम्टम नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेट गेन वन ऑफ द सिम्टम्स है,
आपको इसके साथ साथ और बहुत सारे सिम्टम अपने आप में देखने को मिलेंगे। और बहुत सारी पीसीओडी या पीसीओएस की फीमेल्स ऐसी भी होती हैं जिनका वेट कम होता है। तो आप वेट को सिर्फ एक ट्रिगर नहीं मान सकते कि मेरा वेट तो ठीक है तो मुझे पीसीओडी पीसीओएस नहीं हो सकता, नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर की फैक्टर की बात करूं ना, तो सबसे जरूरी जो ध्यान रखने की बात है वो है आपके हार्मोन्स का बैलेंस। अपने हार्मोन्स को बैलेंस में रखना है। जब आप रूटीन चेकअप करवाते हो तो अपने हार्मोन्स को इग्नोर मत करो, अपने हॉर्मोन्स का चेकअप भी करवाओ। और हॉर्मोन्स का चेकअप कब करवाना है? वो करवाना है आपको पीरियड्स के सेकंड डे पे, ताकि हमें एग्जैक्टली पता चले कि आपकी बॉडी में कौन से हॉर्मोन्स अभी सिग्नल सही दे रहे हैं और कौन से डिस्टर्ब है। अदरवाइज आप किसी भी रैंडम डे पे जब चेक करवाओगे तो किसी भी डॉक्टर के लिए उसको एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि हर 2 दिन में उनकी सिग्नलिंग चेंज हो जाती है। जब आप पीरियड्स के सेकंड डे पे करवाते हो तो हमें पता है कि उस टाइम पे क्या सिग्नल होना चाहिए, तो हम उस अकॉर्डिंग उसको बहुत आसानी से जज कर पाते हैं। अब बात आती है कि आयुर्वेदा पीसीओएस में आपकी कैसे हेल्प करता है। तो अगर हम बात करें आयुर्वेदा की, तो आयुर्वेदा जो फोकस करता है वो करता है रूट कॉज हीलिंग पे। आयुर्वेदा कभी भी आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देता। आयुर्वेदा नहीं कह रहा कि आपको हेयरफॉल है तो हेयरफॉल का जाके ट्रीटमेंट लो, एक्ने है तो एक्ने का जाके ट्रीटमेंट लो, पीरियड्स इरेगुलर है तो जाकर के कोई पीरियड्स आने वाली दवाई खा लो, कभी नहीं कहता। आयुर्वेदा कहता है कि प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है उस पे बात करो, उस पे काम करो। तो आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है कि पीसीओएस एक वात और कफ का इम्बैलेंस है। यहाँ पे आपका वात दोष और आपका कफ दोष दोनों ही इम्बैलेंस हो चुके हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि दोष आज इम्बैलेंस है तो काम क्या करेंगे, उन दोनों को बैलेंस करने का। अब अगर इसमें आपका हेयर और स्किन भी इन्वॉल्व हो गया तो आपका पित्त दोष भी इन्वॉल्व हो गया। ऐसी कंडीशन में जब हम काम करेंगे तो हम काम करेंगे आपके वात, पित्त और कफ तीनों दोषा को बैलेंस करने पे। आपके डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग बनाने पे सबसे जरूरी काम है हमारा जो डाइजेशन है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो स्ट्रॉन्ग होगी, आप जो भी खाना खा रहे हो उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक है, आप अनार खा रहे हो, आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अनार का जो आयरन है वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक है और अनार जो है वो थोड़ा कफ दोष प्रधान है, तो डेफिनेटली आपको बिल्कुल भी उससे हेल्प नहीं मिलेगी। लेकिन यही अगर आपकी डाइजेस्टिव फायर बहुत स्ट्रांग होगी तो आप उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट कर पाओगे, उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले पाओगे। आयुर्वेदा क्या कहता है कि अपनी बॉडी को क्लीन करो, डिटॉक्सिफाई करो। तो क्या हम रोज खाना खाना बंद कर दे डिटॉक्स करने के लिए, जैसा जनरली सब मानते हैं कि डिटॉक्स का मतलब है खाना नहीं खाना? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डिटॉक्सिफाई करना है अपनी बॉडी को तो उसका मतलब होता है कि बॉडी से जितने भी हैवी मेटल्स हैं, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, यानी कि जो फ्री रेडिकल्स हैं जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में घूम रहे हैं, उनको बॉडी के बाहर निकालना। इसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक हर्ब्स आपकी हेल्प करती हैं, कुछ इन्फ्यूज्ड वाटर हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हर कोई हर इन्फ्यूज वाटर या हर आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज कर सकता है। ये कस्टमाइज होता है, ये आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपको क्या चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वो हर्ब्स आपको सजेस्ट की जाती है, उसी के अकॉर्डिंग आपको वाटर सजेस्ट किए जाते हैं। आयुर्वेदा आपके नेचुरल हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है। आयुर्वेद में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो जाकर के एस्ट्रोजन को बढ़ा दे या जाकर के प्रोजेस्टेरोन को बढ़ा दे। डायरेक्टली वो किसी भी हार्मोन पे कभी भी काम नहीं करता। वो आपके मेन की फैक्टर यानी कि आपकी ओवरीज के बैलेंस पे, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड के बैलेंस पे काम करता है, ताकि जो हार्मोन्स जिस टाइम पे रिलीज होने चाहिए बॉडी उसको नेचुरली रिलीज करे। इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है ताकि बॉडी जो शुगर आप खा रहे हो उसको मेटाबोलाइज कर पाए और उसका सही यूज कर पाए। तो आयुर्वेदा क्या कहता है कि अपने आप को नेचुरली हील कीजिए और रूट से हील कीजिए। जो ट्रीटमेंट है ना वो आपके किचन से स्टार्ट हो जाता है। क्या बहुत सारे स्पाइसेस आपके किचन में ही मिलेंगे और वहीं से हम इसको स्टार्ट कर देंगे। तो अपने को
टेम्परेरीली आप ठीक मत कीजिए, ऐसा वे अपनाइए ताकि आप कंप्लीटली और इसको हील कर पाए, मैनेज कर पाए, और लाइफ लॉन्ग उस चीज को समझें कि अब मुझे इसको कैसे मेंटेन करना है, इसी चीज को, कि मुझे फिर से ये प्रॉब्लम ना हो। सीड साइकिलिंग, ये नाम तो सुना होगा, बहुत सारी फीमेल्स ने सुना होगा, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। होता क्या है सीड साइकिलिंग? ये सीड साइकिलिंग होता है साइकिल के अकॉर्डिंग सीड्स को खाना, ताकि वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे पाए। ये साइकिल कौन सा होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग सीड्स को खाना, ताकि उनका आप मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए, और उससे आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलेट हो पाए, आपको उनकी हेल्प मिले। आप में से कितनी लेडीज हैं जिन्होंने यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर देख करके सीड साइकिलिंग स्टार्ट तो किया, लेकिन उसका बेनिफिट नहीं ले पाए? आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हो, या फिर हाँ हैंड रेज भी कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। ओके, तो सीड साइकिलिंग होता क्या है? सीड साइकिलिंग है बेसिकली एक साइकिल, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ पर्टिकुलर सीड्स को तरीके से खाना, और फिर उसका मैक्सिमम बेनिफिट लेना। तो ये सीड्स क्या हमारे हॉर्मोन्स को जाकर के रेगुलेट करते हैं? यस, ये हमारे हॉर्मोन्स को जाकर के रेगुलेट करते हैं। सेकंड थिंग, ये हमें हाई फाइबर होने की वजह से फाइबर इंटेक बढ़ाने में हेल्प करते हैं। मिनरल्स में रिच होते हैं, इसलिए हमें न्यूट्रिएंट बेनिफिट भी देते हैं, और साथ ही साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करते हैं। आप खाएं कैसे? जैसे जनरली हम एक साइकिल का टाइम जो है वो डे 1 टू डे 28 मानते हैं, एक नॉर्मल फीमेल के लिए जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आइडियली उसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, डे 1 टू डे 14 एंड देन डे 15 टू डे 28। लेकिन ये फेज कैसे डिसाइड होगी? फेज 1 तो यही रहेगा, जिस दिन आपके पीरियड से स्टार्ट होते हैं डे 1, उसको हम काउंट करेंगे, वहां से लेके डे 14 यहां तक हम खाएंगे 1 टेबल स्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स, 1 टेबल स्पून ऑफ पंपकिन सीड्स, ग्राउंड किए हुए होने चाहिए और हल्के से टोस्ट किए हुए होने चाहिए, ताकि उनकी अपर सेल ब्रेक हो जाए। उसके बाद उनको अच्छे से च्यू करके खाना है, और खाने का बेस्ट टाइम है मिड मॉर्निंग, यानी कि 11 से 12 बजे के करीब। अगर आप ये खाते हैं फेज 1 में, तो आपको क्या बेनिफिट होगा? इस टाइम पे हमारी बॉडी को चाहिए हाई ईस्ट्रोजन, और ये दोनों ही सीड्स ईस्ट्रोजन डोमिनेंस रखते हैं, यानी कि इनके अंदर फाइटो ईस्ट्रोजन्स होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो जाकर के बॉडी में ईस्ट्रोजन को बढ़ाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम इनको खाएंगे तो हमें इनका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। अब आता है हमारा फेज 2, डे 15 टू डे 28। यहाँ पे डे 28 फिक्स नहीं है, ये है आपके साइकिल का लास्ट डे, यानी कि जब तक आपको पीरियड्स नहीं आते तब तक। अगर आपको 35 डेज में आते हैं तो ये डे 35 होगा, अगर आपको 25 डेज में आते हैं तो ये 25 होगा, अगर 40 में आते हैं तो ये 40 होगा। जब तक आपको पीरियड्स इनिशिएट नहीं होते तब तक फेज 2 चलेगा। यहाँ पर आपको खाने हैं सनफ्लावर सीड एंड व्हाइट सेसमे सीड्स। ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर हमें व्हाइट सेसमे सीड्स खाने हैं, नॉट ब्लैक। इन दोनों को भी सेम तरीके से हल्का सा टोस्ट करके ग्राउंड करके खाना है। खाने का टाइम सेम मिड मॉर्निंग रहेगा, यानी कि 11 से 12 बजे के करीब, और ये हमें देंगे प्रोजेस्ट्रॉन का डोमिनेंस, यानी कि इस टाइम जो हमें चाहिए प्रोजेस्ट्रॉन, जो ओव्यूलेशन को और पीरियड्स को रेगुलर करने में दोनों में हमारी हेल्प करे। अगर ओव्यूलेशन सही टाइम पे होगा तो डेफिनेटली पीरियड्स टाइम पे आएंगे, क्योंकि ओव्यूलेशन टाइम पे नहीं होता, इसी वजह से ही पीरियड्स टाइम पे नहीं आते। तो इन दोनों में ये आपकी हेल्प करेंगे, इसलिए हमें डे 15 से लेके डे लास्ट तक हमें खाने हैं सनफ्लावर एंड सेसमे सीड्स, 1 टेबल स्पून ईच। और सीड साइकिलिंग आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती है अगर तरीके से किया जाए तो, क्योंकि बहुत ज्यादा ओमेगा 3 रिच भी होते हैं, तो आपको एक एसेंशियल फैट भी देते हैं जो आपकी स्किन और हेयर दोनों को बेनिफिट पहुंचाते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ प्रो टिप्स की, जो आपको पीसीओएस मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी।
छोटी छोटी हैबिट्स हैं, देखने में या सुनने में लगेगा अरे ये तो क्या ही है, लेकिन ये एक्चुअली आपको बहुत हेल्प करती है। इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे जरूरी और सबसे बड़ी चीज है 7 से 8 घंटे की स्लीप, जिसे हम ब्यूटी स्लीप भी कहते हैं। वो बहुत जरूरी है। अगर आप उसको लेते हो, आपकी एजिंग बहुत स्लो हो जाती है। 7 से 8 घंटे सोना सभी के लिए मस्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 4 घंटे रात को सो लो और 4 घंटे दिन में सो लो। 7 to 8 आवर्स का स्लीप वन स्ट्रेच में होना चाहिए। और जो लोग नाइट शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, वो अगर इसको रात को ही करें तो और ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं कि आप रात भर जाग रहे हो और फिर उसके बाद में आप 8 घंटे सो रहे हो, उससे उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट हाँ, जो नाइट शिफ्ट में है उनके लिए मजबूरी है, बट जो लोग घर पर हैं और एक डे शिफ्ट में काम करते हैं, वो डेफिनेटली इस चीज को अपनाए कि मुझे 7 से 8 घंटे सोना ही है। अपने बॉडी में जो फूड है उसमें शुगर को और प्रोसेस्ड फूड को हटा दें। शुगर और प्रोसेस्ड फूड, इन दोनों की हमें कोई कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि शुगर की जरूरत तो इसलिए नहीं है, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट वाला खाना खा रहे हैं, चाहे वो चपाती हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो पोटैटो हो, चाहे स्वीट पोटैटो हो, चाहे कॉर्न हो, सब शुगर ही है। तो हमें अलग से शुगर लेने का रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोसेस्ड फूड इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में कुछ भी अच्छा नहीं है, एंटी न्यूट्रिएंट्स ज्यादा है, साथ में पोटेशियम जैसे कंटेंट भी ज्यादा है, जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। तो इन दोनों को कट करना बहुत जरूरी है। स्टे एक्टिव, जैसे हमने पहले बात की थी, एक्टिव रहना। चाहे आप, बहुत अच्छा होगा अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में वॉक, योगा या जिम को इनकॉर्पोरेट कर पाए। अगर इनकेस ऐसा नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट अपने लिए 10 मिनट सुबह, 10 मिनट दोपहर में और 10 मिनट रात को निकाले और 2-3 चक्कर मारे। वो भी पॉसिबल नहीं है तो हर 1 घंटे में अपने डेस्क से उठे और एक चक्कर जरूर मार के आए। और कोशिश करें कि इन छोटे छोटे स्टेप्स के साथ में एटलीस्ट आप शाम तक 4000 स्टेप अपने कंप्लीट कर ले, ताकि आपकी बॉडी इनएक्टिव मोड में न जाए। ये आपकी बॉडी को कोई अदर बेनिफिट, या जैसे आप सोच रहे हो कि वेट लॉस के लिए ऐसा बेनिफिट नहीं देगा, क्योंकि उसके लिए आपको 8 के अबव स्टेप्स चाहिए, लेकिन ये आपकी बॉडी को इनएक्टिव मोड में नहीं जाने देगा। जो हमारी ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि ये बॉडी इनएक्टिव है, यहाँ पे इंसुलिन का कोई रोल नहीं है, उस मोड से आपको बाहर ले आएगा। स्ट्रेस को मैनेज करना, और वो भी रेगुलरली, सबसे जरूरी चीज। ये जो स्ट्रेस है ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है। इसको मैनेज करने के लिए आपको जो पसंद है, म्यूजिक सुनना, या फिर वॉक करना, या फिर कहीं घूमने जाना, या फिर अपने कुछ ऐसे दोस्तों से मिलना जो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, या फिर सबसे जरूरी चीज जो है मेडिटेशन करना। ये चीजें अगर आप करते हैं और स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेस को मैनेज करने से आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन ये दोनों कंट्रोल होंगे। बॉडी जो है वो आपके फाइट मोड से बाहर आ पाएगी। उसको लगेगा कि आप कुछ नॉर्मल रिदम में आना है, अब मुझे किसी से नहीं लड़ना, किसी से नहीं बचना। वो जो मोड है ना, उसको हम फाइट मोड कहते हैं, जहां पे बॉडी हमेशा तैयार रहती है कि बस अभी मुझ पे कोई हमला करने वाला है, मुझे तैयार रहना है। तो बॉडी अपने आप को फ्लफी बना के रखती है, इस वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है बॉडी में। तो इस मोड से आपकी बॉडी बाहर आएगी, तभी वो प्रॉपरली एक्ट कर पाएगी जैसे उसको करना चाहिए। और जब हमें स्ट्रेस ज्यादा होता है ना, तो हमारी गट भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो हैप्पी हार्मोन है, जो सेरोटोनिन है, डोपामिन है, हमें लगता है ना कि हमारे दिमाग पे काम करते हैं तो दिमाग में बनते होंगे, नहीं, सब हमारी गट में बनते हैं। गट में बन के ट्रिगर करते हैं जाके हमारे मूड्स को, हमारे दिमाग को। तो अगर आप स्ट्रेस में रहोगे ना, तो आपका गट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने स्ट्रेस को मैनेज करने का कोई एक वे ढूंढे, वेदर इट इज डांसिंग, म्यूजिक, मेडिटेशन। आपको जो पसंद है आप ऑप्ट कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस रिलीव हो। किसी दोस्त से बात करना, आप कुछ भी ऑप्ट कर सकते हैं। बात करें अगर कि हम इतनी देर से कह रहे हैं कि सही खाना खाओ, सही खाना खाओ, तो खाने में अगर खाना क्या है, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। तो एक डाइट सजेशन की हम बात करें तो हमें क्या इंक्लूड करना है और क्या एक्सक्लूड करना है। सबसे जरूरी जो चीज है, हमें जो खाना खाना है वो वार्म होना चाहिए और होम कुक्ड मील्स होनी चाहिए।
वार्म यानी कि ताजा बना हुआ, फ्रिज में रख के और फिर नेक्स्ट टाइम पे उसको गर्म करके खाया हुआ खाना वार्म खाना नहीं कहलाता है। वो टेम्परेचर में वार्म हो सकता है लेकिन न्यूट्रिशनली वो वार्म नहीं है। तो जो फ्रेश मील्स हैं जो अभी बनी और आपने अभी तुरंत खाई। और दूसरी जो चीज है कि खाना जितना हो सके उतना घर पे बना हुआ खाना खाइए, कि क्योंकि अगर जो आप घर पे बना हुआ खाना खाते हैं उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा होती है जो आप बाहर से खाना खाते हो, क्योंकि उसको फैंसी बनाने के लिए या फिर उसको टेस्टी बनाने के लिए उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं किए जाते। दूसरा है सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो सभी को पता है कि खाने चाहिए, बट अगर हम फ्रूट्स की बात करें तो हमें कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए। तो फ्रूट्स में हमें जो फ्रूट्स खाने चाहिए में सबसे नंबर 1 पे आता है बेरीज। तो बेरीज का मतलब ये नहीं है कि सबको खरीद करके ब्लूबेरीज या रसबेरीज ही खाना है। हमारा जो इंडियन गूसबेरी है यानी कि आंवला, वो बहुत पोटेंट मेडिसिन की तरह काम करता है और बहुत ही वंडरफुल उसके रिजल्ट हैं। आप उसको अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए, अपने मील्स में इंक्लूड कीजिए, कोशिश कीजिए एक आंवला रोज खाएं। उसके साथ में जो आता है नंबर 2 पे दैट इज कैंटरलॉप या फिर मस्क मेलन या फिर खरबूजा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो खरबूजा या मस्क मेलन है इसमें मायो इनोसिटॉल बहुत अच्छे अमाउंट पे होता है। और आप में से बहुत सारी फीमेल्स जिन्होंने पहले ट्रीटमेंट कभी लिया हो वो जानती होंगी कि जब भी हम किसी गायनी को विजिट करते हैं जो पहली टैबलेट आती है गायनी की तरफ से पीसीओएस के लिए दैट इज मायो इनोसिटॉल। क्या होता है ये? मायो इनोसिटॉल एक हार्मोन है या एक विटामिन है, ठीक है। एक विटामिन है जो हमारी बॉडी में जाकर के इंसुलिन रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है और इंसुलिन को एक तरह से समझाता है कि भाई तू जा, बॉडी में तेरी जरूरत है और अपना काम कर। तो ये मायो इनोसिटॉल का काम है जो आपके टिश्यूज में जाकर के इंसुलिन को एक्टिव करता है। जो इंसुलिन वहां पे सोया पड़ा है ना उसको जगाता है कि उठो काम करो। तो इसलिए मायो इनोसिटॉल बहुत जरूरी है। और आप बहुत ज्यादा इस चीज में आश्चर्य करेंगे कि अगर आप खरबूजा 200 ग्राम पर डे खा लेते हो ना तो आपको 350 मिलीग्राम मायोनोस्टॉल मिल जाएगा जो एक टैबलेट में मिलता है। तो इसलिए मस्क मेलन को इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में। एप्पल, पेयर, पपाया, ये वाले फ्रूट्स भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत न्यूट्रिएंट डेंस है और इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स इतने नहीं है जो कि आपको हार्म करें। बनाना और मैंगो इनको अवॉइड करें, इस वजह से नहीं कि इनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स है, बल्कि बस इस वजह से क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंसुलिन स्पाइक देते हैं एकदम से जब भी हम इसको खाते हैं, क्योंकि थोड़ा शुगर डेंस ज्यादा होते हैं तो इंसुलिन स्पाइक देते हैं और हमारी जो प्रॉब्लम है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की है। इस वजह से पीसीओएस में हम बनाना, मैंगो और हाँ चीकू भी इनको अवॉइड करने के लिए कहते हैं। दूसरी जो चीज है दैट इज वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में हमें क्या खाना है? सबसे जरूरी है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो आपके आयरन को सपोर्ट करेगी, आपकी बॉडी के नेचुरल मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करेगी क्योंकि बहुत इजीली डाइजेस्टेबल होती हैं। बट कुछ फीमेल्स जिनको की ब्लोटिंग का इश्यू होता है वो रॉ वेजिटेबल्स को अवॉइड करें, वो ना खाएं। या जिनको स्टोन का इशू है, किसी भी तरीके के स्टोन का, किडनी स्टोन का, तो वो लीफी वेजिटेबल्स को अवॉइड करें। दूसरा है वाटरी वेजिटेबल्स जो हाईली वाटर रिच होती है जैसे घिया, कुकुम्बर, तोरई, इनको अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करें। ये आपकी बॉडी के नेचुरल डिटॉक्स को स्टार्ट करती हैं। थर्ड है क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स। क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में आती है ब्रोकली, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। जो भी पेशेंट मेरा ऐसा है जिसको कि थायराइड है या आप लोगों में से जो भी ऐसा है जिसको थायराइड है वो इन्हें अवॉइड करे, वो ब्रोकली, कॉलीफ्लावर और कैबेज ना खाएं। उसके अलावा सभी लोग ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कैप्सिकम इनको अपने डाइट में जरूर जरूर इंक्लूड करें क्योंकि ये अपनी आपका जो नेचुरल डिटॉक्स है उसको इतने अच्छे से बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को इतने अच्छे से बूस्ट करता है कि आप हैरान रह जाओगे कि मैंने कुछ इतना एफर्ट भी नहीं किया, मेरी बॉडी इतने अच्छे सिग्नल दे रही है। थर्ड थिंग इज फाइबर रिच फूड। फाइबर रिच फूड में जितने भी सैलेड्स हैं, सॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं, इनको आप इंक्लूड कर सकते हो।
ओट्स को बहुत अच्छे से इंक्लूड कर सकते हो। ओट्स की बहुत सारी रेसिपीज हैं जिनको आप अपनी मील्स में यूज कर सकते हो। और सबसे जरूरी होता है जो चपाती हम डेली में खा रहे हैं उस चपाती के फ्लार को चेंज करना। यहाँ पे हम चपाती के फ्लार के लिए व्हीट ब्रांड और बार्ले का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फाइबर ऐसे हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे बहुत अमेजिंग काम करते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस ही हमारा मेन कल्प्रेट है यहाँ पे, इसीलिए हम उसी के इर्द गिर्द सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें उसी को कंट्रोल करना जरूरी है। अब अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है हमें कोल्ड एंड पैकेज्ड फूड। कोल्ड क्यों? क्योंकि वो हमारी अग्नि यानी कि हमारी डाइजेस्टिव फायर को बिल्कुल खत्म कर देता है। एक तो ऑलरेडी हम परेशान हैं, हमारी डाइजेस्टिव फायर वीक है, ऊपर से हमने ठंडा खाना या ठंडा कोई भी पीने की चीज हमने पी तो डाइजेस्टिव फायर हमारी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हमें उसको अवॉइड करना है। दूसरी चीज है पैकेज्ड फूड। पैकेज्ड फूड क्यों अवॉइड करने हैं? क्योंकि उनमें एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। पैकेज फूड बनाए ही इसी तरीके से जाते हैं कि उनको लंबे तक टाइम तक स्टोर किया जा सके, और कोई भी ऐसी चीज जिसको लंबे टाइम तक स्टोर किया जा सके उसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और इनमें सोडियम और पोटेशियम भी बहुत ज्यादा होता है। ऑलरेडी हम इन्फ्लेमेशन की कैटेगरी में है, और अगर हम सोडियम और पोटेशियम का इंटेक बढ़ा देंगे तो हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। दूसरा है एक्सेस शुगर। जैसे पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि शुगर का इनटेक कम से कम करें या फिर हटा दें तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा कि आप इसको हटा दें अपने डाइट में से, क्योंकि जो भी कार्बोहाइड्रेट आप खा रहे हो वो आपको जाकर के शुगर ही दे रहा है। और हमेशा ध्यान रखें कि जो आपका खाना है वो आपकी फर्स्ट मेडिसिन है। हमेशा आपका ट्रीटमेंट आपके किचन से स्टार्ट होता है। अपने खाने को सही करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेंगे। आप चाहे कितनी भी मेडिसिन ले लीजिए, अगर आपने अपना स्ट्रेस कंट्रोल नहीं किया, आपने अपना खान पान ठीक नहीं किया, अपने आप को एक्टिव नहीं बनाया, तो आप उसके मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले सकते। मेडिसिन जाकर के जो करंट सिचुएशन है उसमें हेल्प करेगी, लेकिन जो पीछे से प्रॉब्लम चली आ रही है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Hello everyone, good evening. Hello everyone, good evening. यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ अपने एक पेशेंट प्राची पुरावी का टेस्टिमोनियल शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हम में से ना बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज होती है कि पीसीओएस तो क्योरेबल नहीं है। मैम पीसीओएस हमें सबने बोला है कि क्योरेबल नहीं है, क्योरेबल नहीं है। आप एक बार इनको सुनिए, आपको इस बारे में थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पीसीओएस क्योरेबल नहीं है, हमने क्योर किए हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हमारे टेस्टिमोनियल्स हैं, इनमें से एक है प्राची। आप प्राची की बात सुनिए। Hello everyone, good evening. I am here to tell you about my PCOS journey. I had been suffering from PCOS since about many years, and that's when I came across Akshamrit Ayurveda, and I knew Dr. Namita ma'am. She was exceptionally a brilliant Ayurvedic doctor that I have ever had. I would say that the medication was less, but it was more kind of a lifestyle change that she did for me, and having a healthy weight reduction, which really improvised my PCOS thing that I had, and it got absolutely completely cured. And I would recommend each one of you to please try Akshamrit Ayurveda and Dr. Namita Bajoria ma'am. एक चॉइस है, आप चाहें तो हम आपके साथी बन सकते हैं इस जर्नी में, आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको ट्रीट कर सकते हैं, आपको वैल्यू एड ऑन कर सकते हैं, आपकी परेशानियों को बहुत अच्छे से हील करने में एक साथी की तरह हम आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको अपने प्लान्स की ब्रीफिंग देना चाहूंगी। हमारे पास दो तरीके से हम लोग प्लान्स करते हैं, एक ओनली डाइट प्लान, दूसरा है डाइट प्लान विद आयुर्वेदा ट्रीटमेंट। जो ओनली डाइट प्लान्स है वो जनरली जो कॉस्ट करते हैं वो 5999 पर मंथ कॉस्ट करते हैं, बट अभी वेबिनार स्पेशल में आपको 3599 पर मंथ कॉस्ट करेंगे। ये पर्सनलाइज डाइट प्लान होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए जाएंगे। पीसीओएस पर फोकस न्यूट्रिशन प्लान बनाया जाएगा, और आपको पूरे ड्यूरेशन में एक ऑनगोइंग सपोर्ट मिलेगा। आपको कहीं भी लेफ्ट आउट फील नहीं होगा, हम पूरे टाइम अवेलेबल रहते हैं आपके लिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। दूसरा है आपका डाइट प्लान विद आयुर्वेदा ट्रीटमेंट।
ये 9599 पर मंथ कॉस्ट करता है, बट अभी वेबिनार स्पेशल में आपको 5599 पर मंथ कॉस्ट करेगा। इसमें डाइट के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन इंक्लूसिव रहेंगी। रूट कॉज हीलिंग हमारी अप्रोच रहेगी। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आयुर्वेदा हमेशा रूट कॉज पे काम करता है, और हम आपको कंप्लीट हार्मोनल बैलेंस सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। ऑनगोइंग सपोर्ट इसमें भी उसी तरीके से रहेगा जैसे प्रीवियस प्लान में था। आप इनमें से कोई भी प्लान ऑप्ट कर सकते हैं। इसी के साथ एक और एक्स्ट्रा ऑफर आपको देना चाहेंगे कि अगर आप हमें 3 मंथ्स के लिए पेमेंट करते हैं तो हम आपको 4 मंथ्स की सर्विस देंगे, और अगर आप 6 मंथ के लिए पेमेंट करते हैं तो हम आपको 9 मंथ की सर्विस देंगे। आप किसी भी प्लान को ऑप्ट कर सकते हैं। ऑप्ट करने के बाद में हमारी टीम आपको अप्रोच करेगी। थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने मुझे इतना पेशेंटली सुना। और अगर अब जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं आप मुझे चैट बॉक्स में भेजें, मैं 1 बाय 1 उन सभी को एड्रेस करूंगी और सभी को आंसर करने की प्रॉपर कोशिश करूंगी। आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स भेज सकते हैं चैट बॉक्स में, मुझे अपने क्वेश्चंस भेज दीजिए। हाय मैम, मेरे को एक क्वेश्चन था। रम्या बोल रही हूँ। हेलो हाँ रम्या बताइए। मैम, इन जनरल ऐसे सीड साइकिलिंग, इतने सीड्स लेने से बॉडी में हीट इंक्रीज नहीं हो जाता क्या? लाइक थ्रू आउट द मंथ मल्टीपल टाइम सीड लेने से, आई कुड बी रॉन्ग, आई डोंट नो, बट मेरे को लगा कि इन जनरल बॉडी में हीट बहुत जनरेट होने लग गई थी अगर जैसे सीड्स हो गए या नट्स बहुत खा लिए, और मैंगोज, ये सब खाने से बॉडी में इन जनरल बहुत हीट जनरेट हो जाती है। तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? जी रम्या, देखिए सबसे जरूरी तो ये है हमें जानना कि सीड साइकिलिंग हमें करनी है या नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपको उसकी जरूरत है तभी आपको सीड साइकिलिंग करनी है, सभी के लिए सीड साइकिलिंग नहीं है। जिन फीमेल्स को हार्मोन सपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, उनकी बॉडी हार्मोन सही टाइम पे सही तरीके से बना रही है, उनको सीड साइकिलिंग की जरूरत नहीं है। वो अननेसेसरी सीड साइकिलिंग ना करें। दूसरी चीज है कि हाँ, जो आपका क्वेश्चन था जो है कि गर्म हो जाता है, सर्दियों में ये प्रॉब्लम नहीं आती है, बट हाँ गर्मियों में ये प्रॉब्लम आती है। तो इस टाइम पे हम एक हेल्प ले सकते हैं कि बटर मिल्क हम इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि सीड साइकिलिंग इज मस्ट फॉर पीसीओएस फीमेल्स। जिनको भी पीसीओएस है उनको सीड साइकिलिंग जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और अगर आप इसके साथ में बटर मिल्क को इंक्लूड कर लोगे तो कि बटर मिल्क जो है आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग त्रिदोष शामक होता है, वो आपके पित्त को बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा और वात और कफ को भी नहीं बढ़ने देगा। तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ओमेगा 3 होने की वजह से डेफिनेटली थोड़े से हीट जनरेटिंग होते हैं। होप यू सेटिस्फाइड। अगर या आपको या कुछ जानना है। नो, मेक सेंस। थैंक यू मैम। ओके हेलो मैम, माई सेल्फ रिचा। जी रिचा। मैम, आपने प्रोटीन के बारे में कुछ नहीं बताया। आजकल बहुत ही हाइप है प्रोटीन का, लेकिन इज इट एक्चुअली नेसेसरी फॉर अस टू टेक द प्रोटीन पाउडर्स और समथिंग लाइक दैट? देखिए प्रोटीन पाउडर्स के लिए अगर हम बात करें तो प्रोटीन पाउडर्स सभी के लिए नहीं है। प्रोटीन के बारे में मैंने ज्यादा इसलिए नहीं बताया क्योंकि कट डाउन शुगर या कट डाउन कार्बोहाइड्रेट पे हम बात कर रहे थे, तो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट जो है वो प्रोटीन ही रह जाता है हमारी मील में। लेकिन अगर हम बात करें प्रोटीन पाउडर्स की, तो प्रोटीन पाउडर सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जो कि हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि जिमिंग करते हैं या हाई वर्कआउट करते हैं या बहुत अच्छे से कार्डियो करते हैं, जो एक स्ट्रेच में अपने आप को 50 to 60 मिनट का वर्कआउट देते हैं। वो अगर वर्कआउट के जस्ट बाद में, यानी कि जस्ट बाद का मतलब है विद इन 5 to 10 मिनट्स, अगर वो प्रोटीन इंटेक करते हैं विद वाटर, तो उनकी बॉडी में वो प्रोटीन मेटाबोलाइज हो पाता है। अदरवाइज जो लोग प्रोटीन पाउडर ले रहे हैं लेकिन किसी तरीके का वर्कआउट नहीं कर रहे हैं, उनको प्रोटीन के बेनिफिट नहीं मिलते, बल्कि उनको प्रोटीन जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, जैसे यूरिक एसिड का बढ़ जाना, क्रेटिनिन का बढ़ जाना। तो अगर आपको प्रोटीन अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है, वो बहुत अच्छी चीज है, बिल्कुल इंक्लूड कीजिए, लेकिन करने के लिए पहले अपने वर्कआउट को उस लेवल पे लेके जाइए। दूसरी जो चीज होती है वो होती है हमारे जो नॉर्मल प्रोटीन फूड आइटम्स होते हैं जो घर में, उनको इनटेक करना। तो डेफिनेटली जो जितने भी दालें हैं, जितने भी सोया है, टोफू है, पनीर है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, और इनको आप अपने उसमें इंक्लूड कर सकते हो। लोबिया है, चना है, छोले है, राजमा है,
तो ये आप इंक्लूड कर सकते हो। कुछ पीसीओएस फीमेल्स को लैक्टोज से प्रॉब्लम होती है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से प्रॉब्लम होती है, पर कुछ को, नॉट एवरीवन। ऐसा नहीं है कि पीसीओएस है तो सभी को लैक्टोज हटाना होगा, यानी कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हटाने होंगे, बट कुछ फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है, तो उन केस में हम फिर पनीर और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट हटा देते हैं। अदरवाइज बटर मिल्क इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर एवरीवन। आप इसको सर्दी, गर्मी, बरसात हर टाइम ले सकते हो। बरसातों में थोड़ा सा कम हम अलाउ करते हैं क्योंकि वो त्रिदोष काल होता है, बट उसके अलावा आप इसको हमेशा इसको ले सकते हो। ये आपको हमेशा हेल्प करेगा, अच्छा कैल्शियम सपोर्ट देगा और अच्छा प्रोटीन सपोर्ट देगा। जो सत्तू वाटर है उसको इंक्लूड कर सकते हो, वो आपको अच्छा प्रोटीन सपोर्ट देगा। अगर आपको थायराइड नहीं, सोया और को इंक्लूड कर सकते हो, सोया नगेट्स को इंक्लूड कर सकते हो, पीसीओएस में बहुत हेल्प करेगा। होप यू। थैंक यू मैम। या मैम एक और क्वेश्चन था। आपने जो सीड साइकिल बताई है, अब जैसे मदर हैं, मदर को तो साइकिल बंद हो चुकी है, तो उस केस में उनको सीड्स फिर कैसे लेने चाहिए? मैंने जैसे अभी आपको बताया, सीड साइक्लिंग सिर्फ उन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट है जिनको पीरियड्स डिले हैं या पीरियड्स में से रिलेटेड कोई इशू है, जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है, पीरियड्स टाइम पे नहीं आ रहे, फ्लो नहीं हो रहा है, पीरियड से रिलेटेड है, ओनली देन सिर्फ हमें सीड साइक्लिंग करनी है। अगर आपकी मदर को मीनोपॉज हो चुका है तो वो एक अलग कंडीशन हो गई, वहां पे तो बॉडी ने नेचुरली ही ईस्ट्रोजन की फैक्ट्री को शट डाउन कर दिया, ठीक है, वो एक नेचुरल कंडीशन है, तो उस टाइम पे सीड्स का रोल नहीं रहता है। बाकी रही बात आपकी नट्स की, तो नट्स डेफिनेटली आप इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन वो सीजन वाइज चलेंगे। ऐसा नहीं कि आप हर सीजन में हर नट खा सकते हो, और डिपेंड करता है कि आपकी मदर को उसके अलावा और क्या हेल्थ इशू है। अगर कोई हेल्थ इशू है तो हमें उसी के हिसाब से सोचना पड़ेगा, मतलब हम ऐसे कोई जनरल गाइडलाइन नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन फिर भी वॉलनट और आलमंड ये बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 है इनमें, दोनों में ओमेगा 6 है और हाई फाइबर कंटेंट है, थोड़ा सा प्रोटीन भी है, तो इनको सोक करके आप उनको दीजिए, उनको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। थैंक यू मैम। ओके जी। एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन? हेलो मैम। जी हेलो जी, मैम, सुरभि बताइए जी। मैम मुझे एक आपसे क्वेश्चन ये था कि जैसे मेरे पीरियड्स जो है वो रेगुलर हैं, बट आपने कहा कि सीड साइक्लिंग सिर्फ उनको ज़रूरत है जिसको पीसीओएस या कोई मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है। बट मैम मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं, मतलब बिफोर जो फर्स्ट डे होता है उसका, और उससे जो पीएमएस है उस टाइम पर भी मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स आते हैं। तो क्या मैं ये स्टार्ट कर सकती हूँ जैसे आपने 14 साइकिल बताई है उस टाइम पर? बिल्कुल स्टार्ट कीजिए, और आपको इसके बहुत बेनिफिट मिलेंगे। ओके। और हाँ, क्योंकि एक्चुअली मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आने के पीछे दो मेन रीजन होता है। एक होता है रीजन, जो सबसे बड़ा रीजन होता है, दैट इज आपका हार्मोन आपको सपोर्ट नहीं कर रहा आपकी जो यूटेराइन लाइनिंग है उसके टूटने में, ठीक है। ओके। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो पीरियड्स आते हैं वो यूटेराइन लाइनिंग टूटने की वजह से आते हैं, क्योंकि हमने कंसीव नहीं किया, तो अभी हमें उस कुशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी बॉडी उसको शेड करना स्टार्ट करती है और पीरियड से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। ओके। लेकिन जब आपके हॉर्मोन्स उसमें सपोर्ट नहीं कर रहे तो उस केस में आपको पेन होता है। दूसरा आपको होता है प्रॉब्लम मेंस्ट्रुअल क्रैम्प का, अगर आपका आयरन लो हो, तो यस। ये आपके लिए जानना जरूरी है। हम्म। अगर आपका आयरन लो है और आपका बी कॉम्प्लेक्स लो है तो भी आपको मेंस्ट्रुअल क्रैम्प आएंगे। तो जज करो, पहले आप अपनी रिपोर्ट्स करवाओ, पहले ये देखो कि प्रॉब्लम क्या है, रूट कॉज क्या है, देन अकॉर्डिंगली हम आगे उसको प्लान करेंगे। अगर प्रॉब्लम हमारी हॉर्मोन्स की है तो हम अकॉर्डिंगली सीड साइक्लिंग करेंगे। अगर हमारी प्रॉब्लम आयरन की है या बी कॉम्प्लेक्स की है तो हम उस पर काम करेंगे। और मैम जैसे मैंने टेस्ट कराया हुआ है, आई थिंक मैंने आपके साथ पहले भी कंसल्ट किया हुआ है मैम, तो उस हिसाब से मेरा बी कॉम्प्लेक्स ऑलरेडी कम है, वो मैं उसकी अलग से सेपरेट मेडिसिन ले रही हूँ, और मेरा आयरन की भी मैं अलग से ले रही हूँ। जैसे आपने मुझे इसमें, जब आज मुझे एक्चुअली पीसीओएस और पीसीओडी एक्चुअली में बहुत क्लियरली पता चला है कि हाँ ये डिफरेंस होता है और ये रीजंस होते हैं। तो मुझे ये अपने लिए, मतलब मैं अपने आप को इन पैरामीटर्स में जज कर रही थी कि मेरे हेयर फॉल होता है, मुझे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं। अब आपने कहा पीरियड रेगुलर भी हैं, स्टिल यू कैन हैव पीसीओएस और पीसीओडी।
अब मुझे आपने एक चीज नई जो मुझे आज पता चली है कि हार्मोन्स को भी चेक कराया जा सकता है, जिससे कि आपने कहा कि पीरियड के सेकंड डे पर। तो मैम आप क्या सजेस्ट करते हो कि शुड आई मतलब गो फॉर इट कि मैं अपने हार्मोन्स चेक कराऊं, जिससे मुझे अपने हेयर फॉल और क्रैम्प्स और भी जो जो चीजें प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली सुरभि, आपको कराना ही चाहिए। सॉरी मैंने बीच में इंटरप्ट कर दिया, मैं रोक नहीं पाई अपने आप को। हाँ जी। पर डेफिनेटली कराना चाहिए। और अगर आपको हेयर फॉल का इश्यूज है लेडीज, तो आप अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल जरूर चेक करवाइए, पीरियड के सेकंड डे पे करवाइए। और आपके जो फीमेल हॉर्मोन्स होते हैं उनको प्रॉपरली चेक करवाइए। और हर फीमेल को वंस इन अ ईयर अपने हॉर्मोन्स जरूर चेक करवाने चाहिए। यह आपको आपकी यूटेराइन हेल्थ के बारे में एक क्लियर पिक्चर देता है। ओके ठीक है, ओके तो ये हर फीमेल के लिए मस्ट है, चाहे उसे कोई इशू हो या ना हो। आजकल ओवेरियन कैंसर, यूटेराइन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, इतने प्रॉब्लम्स हैं। अगर हम अपने प्रॉब्लम्स को बहुत अर्ली स्टेज पे समझ पाते हैं ना, तो हम उसको बहुत अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। तो मस्ट गो फॉर योर हार्मोनल ऐसे चेकअप। अगर आप लोगों को जानना है कि कौन से इसमें करवाने चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे। यस मैम, मुझे जानना है मैम, मैं सो दैट मैं ये जो आपने बताया टेस्टोस्टेरोन और हार्मोनल में दोनों चेक कराना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको ग्रुप में शेयर कर देंगे कि आपको कौन कौन से टेस्ट और कराने मैम ये चाहिए। जो टेस्टोस्टेरोन है ये भी पीरियड के सेकंड डे पे ही चेक कराना है? हाँ जी बिल्कुल, ये एक साथ ही करा लीजिए। मतलब ये तो आप वैसे कभी भी करवा सकते हो, इसके लिए पीरियड का सेकंड डे जरूरी नहीं है। बट ओके क्योंकि आप सैंपल दे ही रहे हो तो फिर उसी दिन करवा लो। ओके, ठीक है मैम, जी जी। ठीक है। मैम मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू सो मच मैम, मुझे आज वाकई में मतलब आपकी इस वेबिनार से बहुत नॉलेज मिली है। आई मतलब मैं आपको थैंक यू, इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ड फॉर यू, क्योंकि पीसीओएस और पीसीओडी में भी मुझे आज ही डिफरेंस पता चला है, नहीं तो मैं एक ही टर्म समझती थी इनको अभी तक। काफी चीजें मुझे थैंक यू मसूर। नहीं मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुरभि।